पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूं, इसलिए भी मैं उठकर आया कि माइक खराब था और इसलिए भी कि उसे विशेष रूप से आमंत्रित भी कर दूं। वो आयु में सबसे छोटा कवि है इस मंच का, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कवियों और मनीषियों के लिए आयु का बंधन नहीं होता। शास्त्र कहता है नास्ति येषाम यशः काय जरा मरणजम भयम, जिनकी यश रूपी काया जरा से मरण से प्रभावित नहीं होती। मैं जिसे आमंत्रित कर रहा हूं उसे इस बात का आशीर्वाद दीजिए कि वो आने वाले कल में और बेहतर लिखे और अच्छा लिखे, और बिहार जो बड़े बड़े महनीय लोगों के कारण जाना जाता है, जानकी वल्लभ शास्त्री से लेकर महाकवि दिनकर जी से लेकर नागार्जुन से लेकर आरसी प्रसाद सिंह से लेकर फणीश्वरनाथ रेणु से लेकर, मुझे कहना नहीं चाहिए पिछले 20-30 वर्ष के राजनीतिक विदूषकों के कारण बिहार नहीं जाना जाता। बिहार जाना जाता है 3 धर्मों की जन्मभूमि होने के कारण, बिहार जाना जाता है विष्णुगुप्त चाणक्य के कारण, बिहार जाना जाता है कि शून्य के आविष्कार से लेकर डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह तक की तपस्या के कारण, और बिहार जाना जाता है कैलिफोर्निया से लेकर IIT रुड़की तक जाने वाले बिहारी मस्तिष्कों के कारण, आप सबके कारण। तो मैं जिस युवा कवि को आमंत्रित कर रहा हूं वो पिछले 6-7 दिनों से 4 दिनों से जागरण के कवि सम्मेलन की श्रृंखला में है। आने वाले कल में भी वो 5-7 दिन कविता पढ़ेगा। किसी और दिन उसको कितनी तालियां मिले, कितने मन से सुना जाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जैसी कविता है वैसा प्रतिसाद मिलेगा, वैसी तालियां मिलेंगी। आप तो वैसे भी बड़े सुरुचि संपन्न लोग हैं, लेकिन आज उसे इसलिए ज्यादा आनंद दीजिए, इतनी ज्यादा तालियां दीजिए, इसलिए ज्यादा स्नेह दीजिए कि आज उसका जन्मदिन भी है, आज उसकी बर्थडे है। मैं उसके जन्मदिन पर आयु में वरिष्ठ होने के कारण, हमारे देश में ये बड़ी परंपरा है कि माँ बाप की टाइमिंग की वजह से आप 15 दिन पहले पैदा हो जाए तो आप बड़े कहलाने लगते हैं। मैं उसी अधिकार भाव से उसे बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और राहत जी की उपस्थिति में स्वीकार करता हूँ कि मेरे बाद की पीढ़ी में जिन 2-4-5 लोगों ने ठीक से कलम पकड़ना सीख लिया है और शब्दों के मांडने को वो अल्पना नहीं समझते, वर्तनी समझते हैं, उनमें से एक युवा कवि चिराग जैन है जो राजधानी दिल्ली से आया है। उसे जन्मदिन की बधाई भी दीजिए और स्वागत भी दीजिए बहुत जोरदार तालियों के साथ चिराग का। प्रणाम करता हूं आपकी उपस्थिति को और बहुत अनुग्रहित महसूस कर रहा हूं जिस तरीके का परिचय मेरा डॉक्टर कुमार विश्वास ने दिया है। मैं चंद्रगुप्त मौर्य की धरा पर खड़ा हूं, मैं विष्णुगुप्त चाणक्य की धरा पर खड़ा हूं। मुझे बहुत आह्लाद हो रहा है आज इस वाटिका को देखकर कि पीले अमल ताशों के बीच में एक महफिल सजी हुई है, एक सभा लगी है जिसमें सभी श्रेष्ठी जन यहाँ के विराजमान हैं, इसमें आम जनता विराजमान है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जब चाणक्य बैठे होते होंगे सभा में और चंद्रगुप्त कोई समारोह मनाने के प्रयास करते होंगे तो किस तरीके की सभा सजाई जाती होगी। शायद उसका स्वरूप कुछ ऐसा ही रहा होता होगा। चंद्रगुप्त ने जब इस मगध को बहुत वैभवशाली बना दिया, उसके बाद अंग्रेजों ने कुछ ऐसा किया कि रोटी खानी मुश्किल हो गई, लेकिन आपकी धरती के लोगों में वो जीवट था, आपकी धरती के शोणित में वो श्रम था कि आपने मेहनत की, प्रयास किए, जुगाड़ किया और रोटी जुटा ली। फिर कुछ ऐसे प्रयास हुए बंगाल विभाजन के बाद कि अधिक कर लगा दिया गया, सुख सुविधाएं आपसे छीन ली गई। फिर आप लोगों ने मेहनत की, श्रम किया, जुगाड़ किया और सुख सुविधाएं जुटा ली। अब सरकार ने शराब बंद कर दी है। आदमी अगर चाहे तो वो कुछ भी जुटा सकता है। मैं आज अपने जन्मदिन पर खड़ा हूँ और डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया कि ये कुछ भी करे आप ताली बजा दो, तो आज तो मैं कुछ भी करूँगा, आप लोग तालियां बजाएंगे ना भाई। काफ़ी देर में मेरी एक फ़ोटो खींच पाएंगे। मैं आपको ज़्यादा लंबी कविताएं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि बनिया आदमी हूँ, कम में ज़्यादा कैसे निकाला जाता है ये हमें बचपन में सिखा दिया जाता। बाबा तुलसीदास इतनी लंबी चौड़ी रामचरित मानस लिख कर गए साहब। मेरे दादाजी बचपन में 6 पंक्ति में सुना दिया करते। अच्छा, 6 पंक्ति में पूरी रामायण सुना रहा हूँ और एक बार जरा मेरे जन्मदिन को जन्मदिन जैसा मना देना।
6 पंक्ति में पूरी रामायण सुना रहा हूँ कि एक राम एक रावण ना, वो क्षत्रिय वो वामन ना, वाने वाकी सिया चुराई, वाने वाकी लंक जराई, राम ने रावण मारन ना, इतनी सी थी बातन ना, तुलसी लिख गए पोथन। इतनी सी बातन से काम चलाऊंगा। दिन भर से डॉक्टर सुरेश अवस्थी कह रहे थे कि चिराग आज तुम्हारा जन्मदिन है और मैंने तुम्हें यहाँ फंसा दिया, तुम्हें अपने परिवार के साथ होना चाहिए था, खुश रहना चाहिए था। मैंने कहा डॉक्टर साहब दोनों बातें एक साथ मत बोलो। उसके साथ रहता खुश रह सकता होता तो यहाँ क्यों घूमता फिरता। 3 साल पहले मेरी शादी हुई है, सच बात बता रहा हूँ, मैं मंच से कभी झूठ नहीं बोलता। 3 साल पहले मेरी शादी हुई है साहब, और 3 साल में उसने मुझे इतना ज्ञान दे दिया जो ऋषियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद। मेरी नई नई शादी हुई, मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, ये सीनियर पति हैं, पहले से कष्ट झेल रहे हैं। मैंने इन्हें फोन करके पूछा, मैंने कहा भैया मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। इन्होंने मुझे जो बात बताई, केवल वो लोग तालियां बजाना जिन्हें बात समझ में आ जाए। मैंने कहा भैया मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। बोले एक बार भूल जा। मैं समझ गया आगे सुख से जीवन कैसे जीना। आज सुबह फोन आया उसका, जानू मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं। मैं कहा तू मेरी बात सुन लिया कर, घर में हंस बोल कर रह लिया कर, कभी ये बड़े लोग घर आ जाए तो इनकी इज्जत कर लिया कर, इतना बहुत है। अगली ने 2 मिनट तो सोचा जाए, फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। तो हमारा काम गिफ्ट से ही चल रहा है, और आप लोग भी जितनी तालियां बजा रहे हैं उससे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम नोटबंदी के दौर में खाली ATM के सामने खड़े हुए हैं। इस बात पर आपने जितनी तालियां बजाई हैं उससे अब ऐसा लग रहा है कि मैंने 24,000 का चेक भर के दिया था और 4,000 रुपए मेरे हाथ में थमा दिए। उत्सव को उत्सव की तरह जी लो, क्योंकि आज मेरा भी उत्सव है और आप लोगों का भी उत्सव है। औरतों के पास आप लोग यहाँ पर लेके नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग सुखी बैठे हैं, आप लोगों से जलन भी होती है। योगी जी ने बंद किया, अपने यहाँ क्यों बंद करवा दिया। आपके यहाँ जो चीज बंद है उसे बंद रखो, जो चीज खुली है उसे खुली रखो। अच्छा योगी जी ने भी किया, महान काम है। फिर बारीक बात कर रहा हूँ, बिहार के लोग राजनीतिक चेतना के लिए जाने जाते हैं, योगी जी ने सचमुच महान काम किया है साहब। ND तिवारी को पार्टी के अंदर लेकर यूपी में रोमियो ढूंढने निकले हैं। देर तक आएगी समझिएगा, बहुत मुश्किल से काम चल रहा है साहब। मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा आपके ऑलरेडी 2 मार्गदर्शक थे, ये बाहर से क्यों आयात किए। बोले क्योंकि हमें यही वाला चाहिए था, तो उनको मार्गदर्शन जैसा चाहिए था वो उन्हें मिल रहा है। आजकल औरतों के पास आप लोग नहीं लेकर आए हैं, एक नई टोटका निकाला है उन्होंने। मैं काफी सारे पर्सनल अनुभव आपको बताऊंगा, क्योंकि दिनकर की धरती पर खड़ा हूँ, बाद में कविता भी सुनाऊंगा। अभी थोड़ी देर ये सब करने दो मेरे। एक नया टोटका निकाला है, जो यहाँ औरतें बैठी है ये तालियां नहीं बजाएंगी, केवल पुरुषों के हित की बात कर रहा हूँ, अपने हित में तालियां बजाना। जब इन्हें पिकनिक मनाने का मूड हो, आउटिंग पे जाने का मूड हो, घूमने फिरने का मूड हो, तो ये आध्यात्मिक बहाना ढूंढ के लाती है। हमने तिरुपति जी के दर्शन बोल रखे, बेचारा 2 दिन तिरुपति के दर्शन कराने ले जाता है, 4 दिन समंदर घुमा के लेके आता है, अगले का बजट बिगड़ देता है। मैं इस देश के सभी देवी देवताओं का हाथ जोड़कर धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि एक भी देवता विदेश में जाकर नहीं बचा, वरना ये कभी भी कह सकती थी हमने लंदन वाले भैरू जी की जोत बोल रखी। लंदन वाले भैरू जी, आदमी भैरू जी की जोत जलवाने के चक्कर में खुद बजरंगी हो लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस स्थिति में हम कष्ट में रहते, हम कष्ट में रह ही नहीं सकते थे, क्योंकि कष्ट में रहना हम पुरुषों को आता नहीं। हम भी कभी भी कह सकते थे हमने बैंकॉक वाली देवी के दर्शन बोल रखे। पटना में बैंकॉक वाली देवी को जानते हैं, मुझे सचमुच आज हाथ हो रहा है। जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं, बैंकॉक एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर व्यक्ति जाता है, एक मंदिर में प्रवेश करता है, जब बाहर आता है तो उसका मन पवित्र हो चुका है। फिर वो दूसरे मंदिर में प्रवेश करता है, फिर बाहर आता है तो मन और पवित्र हो चुका है। 4-5 मठों की यात्रा करने के बाद
वो इतना पावन पवित्र पुनीत हो जाता है, उसी अवस्था में पूरे देश में घूमता है जिस अवस्था में धरती पर आया है। ये पुरुष कभी कष्ट में रह नहीं सकते। आगे के सोफे पर देख लो, 3-3 फंसे पड़े हैं, एक भी कष्ट में नहीं, किसी भी स्थिति में कष्ट में नहीं रह सकते, क्योंकि आप इन महिलाओं को दिन में 20 बार ये ताना देते सुनते होंगे। आप सब पतियों को मिलता होगा, तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी, कोई ढंग का मिला होता तो मैं कितनी खुश रहती। जैसे हम नहीं मिलते तो इसे कोई धनपति कुबेर मिल रहा था। एक दिन मैंने यही लपका, मैंने कहा देखो, मनुष्य यदि प्रसन्न रहना चाहे तो प्रसन्नता उसके भीतर होती है, बाहर की स्थितियां उसके सुख और दुख के लिए जिम्मेदार नहीं होती। वो बोली कैसे? अब मैं सिद्ध करता हूं। इन महिलाओं को आप स्वर्ग में भी छोड़ दो, इससे बढ़िया जगह तो नहीं बनाई जी ब्रह्मा जी ने। वहां पे इनकी कोई सहेली मिल जाए, पहला संवाद क्या होगा? अप्सरा को देखा, देखिए ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, कैसे कैसे कपड़े पहने। एक हम साहब, हमें आप नरक में भी छोड़ दो, वहां मुझे डॉक्टर साहब मिल जाए। मैं सुबह से इनके साथ हूं और सुबह से अब तक मुझे पता चल चुका है कि इनकी जिस प्रकार की हरकतें ये वहीं मिलेंगे। तो हमें आप नरक में भी छोड़ दो, वहां हमारा कोई दोस्त मिल जाए, एक ही बात पूछेगा, यमराज की बेटी देखी? हम तो यमराज की बेटी तक से सुख पा लेते हैं तो क्या बिगाड़ेंगे योगी जी हमारे। जब आंखों में भगवान की मूरत बसा ली है तो बाकी सारे क्रियाक्रम करने की जरूरत क्या पड़ती है। अच्छा, करवा चौथ के दिन देखो इन महिलाओं को। करवा चौथ जानते हो आप सब लोग? करवा चौथ का मतलब है भारतीय वैलेंटाइन डे। वो सचमुच भारतीय वैलेंटाइन डे है, क्योंकि उस दिन कई पुराने ट्रांसफार्मर भी स्पार्क करने लग जाते हैं। करवा चौथ के दिन महिलाओं को देखिए साहब, 25 रुपये की मेहंदी लगवा कर आएंगी पट्टे पर बैठकर, और पूरे घर में हंगामा। देखियो कैसी लगी है, देखियो बेल नहीं बनी, देखियो पोरवा नहीं भरा, देखियो तेल नहीं चढ़ा। एक हम साहब 2500 रुपए की पी कर आएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। इसे कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार वाले लोग। ये सब औरतों के चौचले हैं कि एक लाल रंग की लिपस्टिक में 300 तरीके के कलर बता देंगी उसमें। एक हम पुरुष बेचारे कंडीशनर से सिर धोएंगे, सारा दिन सोचते फिरेंगे बिना झाग वाला शैम्पू कौन लेके आया। सच में बहुत सादे लोग हैं, और हम लोगों की बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है। हम बर्दाश्त करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, लिमिट पार हो जाती है तो फिर हम एक्शन ले लेते हैं। अभी 15 दिन पहले का केस है, दिल्ली हाईकोर्ट में आया था। एक आदमी ने अपनी पत्नी का हाथ तोड़ दिया था साहब। जज ने पूछा तेने इसका हाथ क्यों तोड़ दिया? बोला जज साहब ये मुझे गालियां देती है। अब जज भी आखिरकार बेचारा पति होता है। उसने कहा कि देख, गालियां देने पर क्रोध आ सकता है, वैसे ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, वैसे ये घरेलू हिंसा का मामला है। अगर तूने आज के बाद इस पर हाथ उठाया तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। 4 दिन बाद वही आदमी उसी पत्नी का दूसरा हाथ तोड़कर उसी जज की अदालत में पहुंच गया। जज ने कहा तुझे 4 दिन भी सब्र नहीं हुआ, अब उस पति का बयान सुनना, और अगर दिल दहल जाए तो एक बार पतियों की करुणा को अपने हाथों पर रख लेना। बोला जज साहब आपने मुझे हिदायत देकर छोड़ा, मुझे मेरी गलती महसूस हुई। मैंने गम गलत करने के लिए यूपी बॉर्डर में प्रवेश करके 2 पैग लगा दिए। जब पैग लगा के मैं घर पहुंचा तो मुझे देखते ही बोली आ गया पी के शराबी। मैंने मन में सोचा जो आदमी शराब पी कर आएगा उसे बेचारी शराबी नहीं कहेगी तो क्या कहेगी। मैंने बर्दाश्त किया साहब, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मुझसे बोली तेरे जैसे आदमी को तो मौत आ जानी चाहिए। मैंने फिर सोचा बेचारी मुझसे बहुत ही दुखी होगी, वरना कौन पत्नी खुद को विधवा करना चाहेगी। मैंने फिर बर्दाश्त किया साहब, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मुझसे बोली उस जज में जरा सी भी अकल होती तो तुझे फांसी चढ़ा देता। बस जज साहब, अदालत की तौहीन मुझसे बर्दाश्त नहीं। हमारे यहाँ झगड़े होते नहीं है घरों में, ये मेहमान लोग करवाते हैं। अभी हफ्ते भर पहले डॉक्टर साहब मेरे घर आए, मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा हुआ था, देखकर भावुक हो गए। बोले चिराग जैन तुम्हारी जोड़ी तो राम सीता जैसी है।
मैंने कहा जी खाक राम सीता जैसी है, ना ये धरती में समाती ना इसे कोई ठाके ले जाता। तो कैसे हमारा दाम्पत्य जीवन चल रहा है ये सिर्फ हम जानते हैं, इन कष्टों को कोई महसूस नहीं कर सकता। पूरी दुनिया रिसर्च करके मर जाए। आज पटना वालों को बता देता हूँ, हमारे यहाँ दाम्पत्य जीवन पर बहुत बातें होती हैं। क्यों होती है आज उसका बेसिक कारण बता देता हूँ साहब। हमारे यहाँ एक परंपरा है, पति और पत्नी में कितना भी प्रेम हो 24 घंटे में एक बार झगड़ा जरूर करना है, ये नियम है। बाद में ये नियम टूट न जाए इसलिए इस कार्यक्रम को सुबह सुबह निपटा लिया जाता है। आदमी झगड़ा करके काम धंधे पे निकल जाता है, औरत घर में कुड़ती रहती है, सोचती रहती है, सोच सोच के सुबह के इतने से झगड़े को शाम तक इतना बड़ा बना लेती है। एक भाई साहब झगड़ा करके निकल गए, इससे पेमेंट लेनी है, उसका माल जाना है, इसका ट्रक आना है, उसका चेक जाना है, इसमें सुबह का झगड़ा भूल गए। शाम को मौसम रोमांटिक हुआ, भाई ने घर पे फोन किया, डार्लिंग डिनर में क्या बना रही हो? अगली तो भरी बैठी थी, बोली जहर। बोले अच्छा मैं लेट आऊंगा, तू खा के सो जाइए। अच्छा ऐसा नहीं है औरतों के बारे में मैं कह रहा हूँ साहब, मैं बिल्कुल तार्किक बात बता रहा हूँ। पिछले दिनों एक बच्चे से मैंने पूछ लिया, बताओ जलेबी को स्त्रीलिंग क्यों कहते हैं? बोला जी क्योंकि ये टूट सकती है पर सीधी नहीं हो सकती। समझ लेना, जिन्हें बात समझ आ जाए आनंद ले लेना। मैंने कहा चांद जैसी सुंदर? बोला ना, रात में तो दिखाई दे। तो बच्चा जान गया साहब अब किस चीज़ की कब ज़रूरत होती है। तो आवश्यकता के अनुसार हाँ पीछे आई समझ इन्हें देर में आई, लेकिन साहब इन आवश्यकताओं के तरीके से हम लोग अपना काम कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि राजनीति पर कोई ना बोले, राजनीतिक चोले उतार कर बैठे। हम दिल्ली से आए हैं साहब, हम तो राजनीति पर बोलने लायक बचे ही नहीं। बहुत अच्छे, सो चाह के भी नहीं बोल सकते साहब। दुनिया समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री चुनती है। बेटा जन्मदिन में निपटाले कर लो बस। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, दोनों एक साथ ही बाहर निकल चलेंगे अपना काम। लेकिन साहब मैं बताऊं, उन्होंने मुझे समझा दिया कि इस तरीके की बातें उनके बारे में मत करो। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। किस चीज का क्या सदुपयोग करना है इस पूरी भारतीय राजनीति में सिर्फ एक आदमी जानता है, वो है अरविंद केजरीवाल। अभी हफ्ते भर पहले दिल्ली में आंधी तूफान आया तो भाई साहब सिविल लाइंस में अपनी कोठी में एक पेड़ से चिपक गए घबराकर। आधा घंटे बाद जब तूफान शांत हो गया तो पसीना पहुंचते बोले आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ गिर जाता। ऐसा सीएम हम ही टॉलरेट कर सकते हैं, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और उस आदमी का जो सदुपयोग हमने किया है ये भी चैलेंज कर रहा हूं, आप लोग नहीं कर सकते। सारी ऊर्जा सारी मेधा लगा लेना, ये प्रयोग नहीं कर सकते साहब। अभी होली पर निकला मैं घर से बाहर, एक दुकान पर लिखा होता केजरीवाल गुलाल। मैंने कहा ये क्या कलेश है भाई? बोले कि अब तक का बना दुनिया का सबसे महंगा गुलाल। मैंने कहा कितने का है? बोला 5,000 रुपए का 10 ग्राम। मैंने कहा ऐसा इसमें क्या खास है जो 5,000 रुपए का 10 ग्राम बेच रहा है? बात समझ आ जाए तो जरा सारे व्यवधान को छोड़कर इधर देखना। मैंने कहा ऐसा इसमें क्या खास है जो 5,000 रुपए का 10 ग्राम बेच रहा है? बोला कुछ नहीं साहब, एक बार लगाकर छोड़ दो, हर 10 मिनट में रंग बदल लेता है। तो हम तो बहुत सम्मानित व्यक्ति के साथ रह रहे हैं। पिछले दिनों उनकी विंडो करप्ट हो गई तो उसे जेल में दे आए। उन्हें करप्शन से बहुत नफरत है, लेकिन ऐसे लोग हमारी राजनीति में चाहिए साहब। आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत सम्माननीय हैं, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन वो कुछ काम ऐसे कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। आपको याद होगा 26 मई का जब उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था दिल्ली में, 26 मई का दिन था, उमस, लोगों का पसीना बह रहा था। भाई साहब ने शपथ ग्रहण का कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के एसी हॉल में नहीं होने दिया, ओपन में ले आए। शपथ ग्रहण जैसा बोर कार्यक्रम, एक ही बात को 40 मंत्री 80 बार दोहराएंगे। उस कार्यक्रम में नवाज शरीफ को सबसे आगे की पंक्ति में बैठे, यहां तक मामला झेलनीय था साहब। बराबर में बैठा दिया मनमोहन सिंह, बेटा अब तू बात भी करके दिखा किससे दिखा।
इसके बाद आदमी आतंकवादी नहीं भेजेगा तो दुशाले भेजेगा। अच्छा, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं। वो आडवाणी जी चलेगा शपथ ग्रहण समारोह में, तो वेटर ने पूछ लिया सर आप क्या लेंगे? बोले लेने तो मैं शपथ आया था पर तू जलजीरा ही ले। तो भाई ने कईयों को जलजीरा पिला रखा है, लेकिन मैं सच में उनका बहुत सम्मान करता हूँ। जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो साहब एक पत्र गया सरदार मनमोहन सिंह के पास। शुद्ध व्यंग्य पे आ रहा हूँ और व्यंग्य को पकड़ लेना तो मैं कविता पढ़ दूंगा। शुद्ध व्यंग्य पढ़ता हूँ। एक पत्र गया सरदार मनमोहन सिंह के पास, पत्र की भाषा पढ़कर सुना रहा हूँ। सरदार मनमोहन सिंह जी, नया जनमत आ चुका है। जनता ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 7 रेस कोर्स रोड प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है, आप कृपया ये आवास खाली कर दें। मनमोहन जी ईमानदार आदमी थे, 15 मिनट में सारा सामान बटोर लिया। इतना ही जुटा पाए थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और 15 मिनट बाद एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में, तीसरे कमरे से चौथे कमरे में पागलों की तरह घूमने लगे। पत्नी ने पूछा क्या ढूंढ रहे हो? व्यंग्य पकड़ लेना। पत्नी ने पूछा क्या ढूंढ रहे हो? बोले भाग्यवान, मेरा स्वाभिमान नहीं मिल रहा। और पटना की चेतना को आवाज देता हूं अगली टिप्पणी पर। बोले भाग्यवान, मेरा स्वाभिमान नहीं मिल रहा। पत्नी बोली मिलेगा कहां से? उसे गिरवी रखकर तो तुम प्रधानमंत्री बने थे। ये 10 साल की राजनीति थी साहब। मैं किसी भी पार्टी पक्ष का आदमी नहीं हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि राजनीति में केवल चेहरे बदलते हैं, चरित्र कभी नहीं बदलते। पिछली सरकार में और इस सरकार में जो अंतर था, एक टिप्पणी में व्यक्त करता हूं कि पिछली सरकार में एक मनमोहन सिंह थे, बाकी सारे प्रधानमंत्री थे। इसमें एक प्रधानमंत्री है। इतना ही अंतर आया साहब। लेकिन इस सब के बावजूद ये सत्य है कि इस मुल्क का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। जब कोई आप पर ये टिप्पणी करे, जब कोई आपको हिंदुस्तान के किसी एयरपोर्ट पे खड़े होकर कहे कि हिंदुस्तान में करप्शन है, हिंदुस्तान की राजनीति खराब है, तब 4 टिप्पणी आपको सौंपता हूँ। ये टिप्पणी अपने मुंह से उच्चार देंगे तो ऐसा लगेगा कि सामने वालों को आपने एक करारा जवाब दे दिया। हिंदुस्तान में क्या खास है, हम में और पूरी दुनिया में क्या अंतर है साहब, कि वो लोग मंगल पर जीवन तलाशने निकले हैं और हम लोगों ने जीवन में मंगल तलाशने की कला सीखी है। घनीभूत करना अपने समर्थन को इस देश के पक्ष में कि वो लोग मंगल पर जीवन तलाशने निकले हैं और हम लोगों ने जीवन में मंगल तलाशने की कला सीखी है। उन्होंने 40 साल रिसर्च की, मेडिकल साइंस की, और फिर हमें बताया कि जीभ पर लगे हुए जख्म सबसे जल्दी सही होते हैं। लेकिन हमारी माँ ने हमें घुटने चलते बता दिया था कि जीभ के द्वारा लगे हुए जख्म कभी सही नहीं होते। उन्होंने हमें ग्लैमर दिखाया, ऑस्कर दिखाया, मेडिसन स्क्वायर दिखाया और फिर बताया कि बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है। लेकिन हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर हमें सिखा देते हैं कि अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। हम इन बड़ी बातों के लोग हैं साहब। पूरी दुनिया जब हमें राजनीति सिखाने निकली तो राजनीति के प्रतीक थे चर्चिल, लेनिन, हिटलर, मुसोलिनी, जिन्होंने ये बताया कि जो काम का आदमी हो उसे दोस्त बना लेना चाहिए। लेकिन हमारे विष्णुगुप्त चाणक्य ने हमें करके दिखा दिया कि जो दोस्त हो उसे काम का आदमी बना देना चाहिए। ये अंतर है साहब हम में और पूरी दुनिया में। कुछ खास है हमारे पास जो पूरी दुनिया के पास नहीं है। इतना बड़ा उत्सव हम मना लेते हैं। आप लंदन में कोशिश करेंगे तो 1 साल लग जाएगा इसकी परमिशन लेने के लिए कि इतने सारे लोग खुले में जुटेंगे। हमारे हिंदुस्तान के सीमाओं पर 20-22 साल के कुछ लड़के -45 और +45 डिग्री में पसीना बहाते हुए और रूह को गलाते हुए आपको हवाओं पर रखकर ये आश्वासन भेजते हैं कि हिंदुस्तान वालों, जब त्योहार मनाने लगो तो किसी साजिश की चिंता मत करना, दुश्मनों की गोलियां झेलने के लिए हमारी छातियां तैनात हैं। एक जुमला तमाम व्हाट्सएप माध्यमों से आप तक पहुंचा होगा। आज मैं अपने उस जुमले को आप तक अपने मुंह से पढ़कर सुनाता हूं। जब पाकिस्तानी सैनिक हमारे सैनिकों के सिर उतार के ले गए तो मेरे 8 साल के पड़ोस के बच्चे ने मुझसे पूछा कि भैया पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर का क्या करेगा? आपके शौर्य को आवाज दे रहा हूं। उसने पूछा भैया पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर का क्या करेगा? मैंने कहा बेटा वो अपने यहाँ के लोगों को दिखाएगा कि गर्व से उठे हुए सिर कैसे होते हैं। ये है साहब
हिंदुस्तान। बहुत आसानी से 5 रुपए का चाय का कप हाथ में लेकर हम मुंह चला देते हैं कि हमें पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन परंपरा रही है, हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि कभी पहला वार हिंदुस्तान ने नहीं किया, लेकिन यह भी हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि आखिरी बार हमेशा हिंदुस्तान ने किया है। इस पहले वार से आखिरी वार तक की यात्रा कराता हूं आपको कि अगर दुश्मन करे आगाज, अब मैं कविता पढ़ रहा हूं, कविता के साथ होना, कि अगर दुश्मन करे आगाज हम अंजाम लिख देंगे, अगर दुश्मन करे आगाज हम अंजाम लिख देंगे, लहू के रंग से इतिहास में संग्राम लिख देंगे, हमारी जिंदगानी पर वतन का नाम लिखा है, हम अपनी मौत भी अपने वतन के नाम लिख देंगे, हम अपनी मौत भी अपने वतन के नाम लिख देंगे। और एक कविता आपके बीच पढ़ने का मेरा मन है, वो कविता बहुत दिनों से मैंने मंच पर पढ़ी नहीं है, लेकिन आज मेरा मन हो गया है, जब यहाँ परिवारों को बैठा देख रहा हूँ तो मेरा अंदर से ये आह्लाद हो रहा है कि मैं एक वो कविता पढ़ूं जिसने मुझे थोड़ी बहुत पहचान दी है। एक कविता है साहब, पिछले दिनों पश्चिम का सबसे बड़ा पॉप स्टार दवाइयां खाकर मर गया। जब वो मरा तो उसकी श्वास वापस लाने के लिए डॉक्टरों ने उसकी पसलियों पर दबाव दिया और अगले दिन अखबार में सुर्खियां छपी कि माइकल जैक्सन की पसलियां कड़कड़ाकर टूट गई। तब इस हिंदुस्तान की धरती पर खड़े होकर एक टिप्पणी करता हूं, कविता की भूमिका रखता हूं कि तुम्हारी संस्कृति माइकल जैक्सन की संस्कृति है, जिसकी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि वो अपनी जान बचा लें, और हमारी संस्कृति महर्षि दधीची की संस्कृति है, जिन्होंने अपनी अस्थियां देकर पूरी सृष्टि को बचा लिया। एक सर्वे प्रकाशित किया था देश के एक राष्ट्रीय समाचार पत्र ने। सर्वे का शीर्षक था, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का सर्वे था, और उसका शीर्षक था साक्षर महिला ही सफल मां हो सकती है। जब मैंने ये ही पढ़ा तो मुझे जसोदा से लेकर पुतलीबाई तक वो तमाम माँ याद आ गई जिन्होंने गुरुकुल के आंगन नहीं देखे, लेकिन अपने बेटे को भगवान बनाने की क्षमता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वहां से एक कविता पढ़ रहा हूँ, छोटे छोटे तर्क हैं जो मातृशक्ति यहाँ बैठी हो, मेरे साथ हो। इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है। एक टिप्पणी करता हूँ, ये भी आप तक पहुंची होगी तमाम माध्यमों से, कि मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया। बहुत अच्छी बात है। मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया ताकि मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज नहीं है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद चिराग, बहुत अच्छे। रचना पढ़ता हूं साहब, रचना से जुड़ जाना, छोटे छोटे तर्क हैं, और पूरी रचना के दौरान एक झुर्रियों वाला चेहरा आपके सामने आ जाए तो मुझे सूचित कर देना कि मैं सही जगह रचना पढ़ रहा हूं। कि चूल्हे चौके में व्यस्त और पाठशाला से दूर रही माँ नहीं बता सकती कि 9x4 की कितनी ईंटें लगेंगी 10 फीट ऊंची दीवार में, लेकिन अच्छी तरह जानती है कि कब कितना प्यार जरूरी है एक हंसते खेलते परिवार में। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छी तरह जानती है कि कब कितना प्यार जरूरी है एक हंसते खेलते परिवार में। त्रिभुज का क्षेत्रफल और घन का घनत्व निकालना उसके लिए स्यापा है, क्योंकि उसने मेरे सीने को ऊनी धागे के फंदों और सिलाइयों की मोटाई से मापा। उसने मेरे सीने को ऊनी धागे के फंदों और सिलाइयों की मोटाई से मापा है। रचना आपके घर के बाहर से गुजर जाए तो मुझे कुछ हाथ सूचना दे देना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि उसने मेरे सीने को ऊनी धागे के फंदों और सिलाइयों की मोटाई से मापा है। मैं नहीं जानती कि ए को सी बनाने के लिए क्या जोड़ना या घटाना होता है। मैं नहीं जानती कि ए को सी बनाने के लिए क्या joड़ना या घटाना होता है, लेकिन अच्छी तरह समझती है कि भाजी वाले से लौकी के दाम कम करवाने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाना है। और तर्क पढ़ता हूं, जबान पर जायका है तो मेरे साथ होना, कि मुद्दतों से खाना बनाती आई माँ ने, मुद्दतों से खाना बनाती आई माँ ने कभी पदार्थों का तापमान नहीं मापा, तरकारी के लिए सब्जियां नहीं तौली और नाप तौल कर ईंधन नहीं झोंका चूल्हे या सिगड़ी में। उसने तो बस खुशबू सुनकर बता दिया कि कितनी कसर बाकी है बाजरे की खिचड़ी में। उसने तो बस खुशबू सुनकर बता दिया कि कितनी कसर बाकी है बाजरे की खिचड़ी में। मैं नहीं जानती सुर और ताल का संगम, कर्कश, मृदु और पंचम, सरगम के साथ स्वर, स्थाई और अंतरे का अंतर। संगीत साधना के लिए वह कोई शास्त्री भी नहीं बुलाती थी, लेकिन फिर भी उसकी लल्ला लल्ला लोरी सुनकर बहुत मीठी नींद आती। वो कभी नहीं समझ पाई कि भारत पर कब किसने आक्रमण किया और कैसे जुल्म ढाए थे। आर्य, मुगल, मंगोल कौन थे, कहां से
आए थे वो ये भी नहीं जानते कि कौन सी जाति भारत में अपने साथ क्या लाई थी, लेकिन इसका हमेशा ध्यान रखती है कि नागपुर वाली बुआ हमारे यहाँ कितना खर्चा करके आई थी। वाह। उसे नहीं मालूम कि चुनाव में किस पार्टी के निशान पर मोहर लगानी है, लेकिन इसका निर्णय हमेशा उसी ने किया है कि जोधपुर वाली दीदी के यहाँ दिवाली पर कौन सी साड़ी जानी है। बहुत अच्छा। एक त्योहार मनाते हैं हम सावन में, जब वो त्योहार आता है तो घर की चौखटों को खड़िया और गेरू से सजाते हैं। वो त्योहार बनता हूं एक तर्क में कि बेशक माँ को नहीं आता, बेशक माँ को नहीं आता सीधा स्वस्तिक बनाना, बेशक माँ को नहीं आता सीधा स्वस्तिक बनाना, पर स्वस्तिक को खूब आता है माँ के हाथ से बनकर शुभ हो जाए। बात है चिराग दोबारा। बेशक माँ को नहीं आता, बेशक माँ को नहीं आता सीधा स्वस्तिक बनाना, बेशक माँ को नहीं आता सीधा स्वस्तिक बनाना, पर स्वस्तिक को खूब आता है माँ के हाथ से बनकर शुभ हो जाना। और एक दृश्य और बनता हूँ साहब, शाम को जब बाबूजी घर लौटते हैं, माँ से उनका साक्षात्कार होता है, उस एक पल में वो चार आंखें जो दो बातें करती हैं वो एक पंक्ति पर रखकर आप तक पहुंचा रहा हूं कि मेरी अनपढ़ माँ वास्तव में अनपढ़ नहीं है, मेरी अनपढ़ माँ वास्तव में अनपढ़ नहीं है, मेरी अनपढ़ माँ वास्तव में अनपढ़ नहीं है, वह बातचीत के दौरान पिताजी का चेहरा पढ़ लेती है। वाह वाह वाह। मेरी अनपढ़ माँ वास्तव में अनपढ़ नहीं है, वह बातचीत के दौरान पिताजी का चेहरा पढ़ लेती है, झगड़े की संभावनाओं को भांपकर बात की दिशा मोड़ सकती है, काल, पात्र और स्थान के अनुरूप किसी भी बात को खूबसूरत मोड़ पर लाकर छोड़ सकती है। दर्द होने पर हल्दी के साथ दूध पिला पूरी देह की पीड़ा को मार देती है, और नजर लगने पर रुई की बाती सरसों के तेल में भिगो नजर भी उतार देती है। अगरबत्ती की खुशबू से सुबह शाम सारा घर महकाती है, और बिना काम किए भी हम रात को थक कर सो जाते हैं। माँ सारा दिन काम करके भी हमारी चिंता में सो नहीं पाती है। अंतिम तर्क इस रचना का पढ़ता हूँ, जहां जहां लगा हो पूरी रचना के दौरान एक क्षण के लिए भी लगा हो कि जिसे हम माँ कहकर, जिस वर्ण को बोलकर हमने वर्णमाला सीखी है, अगर उसको कहीं भी साकार कर पाया हूं तो पूरे जन का समर्थन मांगता हूं। अंतिम तर्क पढ़ता हूं जो मातृशक्ति बैठी है उनकी भीगी हुई कोरों को समर्पित करता हूं कि सच, कोई भी माँ अनपढ़ नहीं होती, सयानी होती है। बहुत अच्छे। सच, कोई भी माँ अनपढ़ नहीं होती, सयानी होती है, क्योंकि बहुत सारी डिग्रियां बटोरने के बावजूद बेटियों को उसी से सीखना पड़ता है कि गृहस्थी कैसे चलानी होती है, गृहस्थी कैसे चलानी होती है, गृहस्थी कैसे। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा चिराग के लिए। बहुत आज उसने अपने जन्मदिन पर अपनी जन्मदात्री को स्मरण किया, और उन्हें भी हमारा प्रणाम कि उन्होंने ऐसे योग्य रचनाकार बेटे को जन्म दिया। मैं चार पंक्तियां उसकी माँ के लिए, अपनी सबकी माँओं के लिए चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि राम लिखा, रहमान लिखा, ईसा रब सतनाम लिखा, होड़ लगी जब सारी दुनिया एक लफ्ज में लिखने की, सबने सब दुनिया लिख डाली, मैंने माँ का नाम लिखा। दुनिया की वर्णमाला के पहले अक्षर और आत्मा के अक्षर, उस अनहद के नाम उसने कविता पढ़ी। अब मैं जिसे आमंत्रित कर रहा हूं वो अच्छा किया कि उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के साथ अपनी बात बीच में लाई और मां शब्द जोड़ा। मैं आधी दुनिया की नुमाइंदगी करने वाली औरत के लिए पाकिस्तान की एक शायरा रेहाना रूही का ये शेर सुनाता हूं, और देखिए कि भारत में भी ऐसा नहीं कहा जा रहा जो वहां कह दिया गया। और जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं वो जिस किसी भूमिका में हो, माँ की हो, बहन की हो, पत्नी की हो, प्रेमिकाओं की हो, जिस भी भूमिका में वो यहाँ बैठी हो, वो सब इसे स्वीकार करें कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। पटना वालों, आपकी दाद उठे इस बात पर कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। और कितनी छोटी सी ख्वाहिश जिस पर बंदिशें लगाते हैं पुरुष। इस शेर को सुनिएगा और तालियों का घनत्व बढ़ाइए कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। हम चार भाई हैं, मैं पिछले 4-5 दिन से अपनी माँ से मैंने बात नहीं की, लेकिन हमारी एक बहन है जो थोड़ी दूर रहती है,
प्रोफेसर है कॉलेज में, ऐसा कोई दिन नहीं गया उसने माँ से बात ना की हो, पिताजी से सुबह नमस्ते ना की हो। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ रेहाना रोही का, क्षमा के साथ इस प्रायश्चित को बड़ा बनाइए अपनी तालियों से कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और ये पहले आपने जितने भी आशीर्वाद होते थे पुत्रवती भाव, इसलिए क्योंकि बेटी दूसरे के जाती थी। मैं 4th क्लास में पढ़ता था, संस्कृत के टीचर ने मुझे संधि सिखाई। मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, वो उनके विद्यार्थी थे संस्कृत के टीचर, गुरुजी का बेटा है। उन्होंने पढ़ाया दुहिता, लड़की के लिए संधि पढ़ी, दूरे हिता इति दुहिता, जिसे दूर कर देने में ही फायदा है घर से, उसका नाम दुहिता। मुझे बड़ा नाराजगी हुई क्योंकि मेरी एक बहन थी बड़ी, उससे मुझे बड़ा प्रेम था। मैंने कहा ये संधि गलत है गुरुजी। तो मेरे गुरुजी ने पिताजी से आके कहा कि देखो गुरुजी, आपका लड़का तो हमें कमी निकाल रहा। मैंने कहा ये गलत है। और मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कभी मुझे माफ करें पाणिनि अपने व्याकरण में संशोधन के लिए, अगर मुझे दुहिता शब्द की व्याख्या करनी होगी तो दूरे हिता दुहिता नहीं लिखूंगा, दूर कर देने वाली का हित नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा दो कुलों का हित करने वाली, जिसमें पैदा हुई उसमें और जिसमें गई उसमें। कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, और मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और इस आखिरी शेर पर आपकी तालियां अनामिका अंबर को आमंत्रित करेंगी कि मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। पटना वालों, उठाना अपना हाथ आदि आबादी के लिए कि अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा।